केदारनाथ धाम में ऊपर एक महिला जो टेंट का व्यवसाय करती है, उनके टेंट में कोई व्यक्ति रात में घुसा, उनके साथ दुराचार करने की कोशिश की, उनका गला दबाने की कोशिश की। और वो महिला भाजपा की कार्यकर्ता है। सल्ट में तो हुआ कि भाजपा के मंडल अध्यक्ष थे, एक नाबालिग बच्ची के साथ उनकी कुर्सी लगातार उन्हीं के लोग हिलाते रहते हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो कुर्सी और ज़्यादा न हिले, उसके पाए टिके रहें। वो हाकम सिंह से लेकर के और चंदन मनराल से लेकर के और संजय धारीवाल तक, वो सारे पात्र कौन हैं? वो सब भाजपा के लोगों के छोटे छोटे ठेरी खोमचे भी बुलडोजर के जरिए उजाड़े जाते रहे। लेकिन डीआईपीआर को मैनेज करने के लिए बहुत सारे लोगों को रोजगार मिला। मुख्यमंत्री की इमेज ब्रांडिंग के लिए डीआईपीआर का इस्तेमाल हर जिले में। केदारनाथ विधानसभा का उपचुनाव धीरे धीरे अपने अब अंतिम दौर में जा रहा है और वोटिंग अब कुछ ही दिनों के बाद होनी है। इस समय कांग्रेस को गठबंधन, इंडिया गठबंधन जिस तरीके से पिछला लोकसभा का चुनाव गठबंधन ने पूरे देश में लड़ा, अब केदारनाथ विधानसभा के इस उपचुनाव में भी गठबंधन साफ तौर पर दिख रहा है। हमारे साथ इंद्रेश मैखरू जी हैं सीपीआईएम से। सर, गठबंधन के तौर पर मनोज रावत को आपने आज समर्थन दिया है, आप किस तरह से देख रहे हैं केदारनाथ विधानसभा का ये उपचुनाव? क्या सिर्फ मुख्यमंत्री धामी के लिए इम्पोर्टेंट है, या फिर पहले अयोध्या, फिर बद्रीनाथ, फिर केदारनाथ, इस वाले एंगल से इम्पोर्टेंट है, या फिर उत्तराखंड के लिए और आगे की पॉलिटिक्स के लिए भी इसका कुछ महत्व है? देखिए, हम तो इसको किसी मंत्री, मुख्यमंत्री या उस धर्म वाले एंगल से नहीं देख रहे। हम समझते हैं कि उत्तराखंड की जनता के लिए असल में इम्पॉर्टेंट है। और उत्तराखंड की जनता पिछले 5-7 सालों से जो भाजपाई कुशासन है, एक तरह से जो जनता के लिए हताशा और निराशा का सबब है, उसके खिलाफ जनता की आवाज़ सामने दिखाई दे। इसी के लिए हम लोग तो बद्रीनाथ के उपचुनाव में भी हम लोगों ने कैंपेन किया इंडिया गठबंधन के तौर पर, और यहाँ भी इंडिया गठबंधन के घटक होने के नाते हम लोग आए हैं। और हम समझते हैं कि पिछले 5-7 साल में जिस तरह से बेरोजगार नौजवानों के रोजगार पर हमला किया गया, एक तरह से रोजगार की लूट इस प्रदेश में हुई, वो यूके SSSC से लेकर के विधानसभा तक हमने देखी। और उसमें जितने पात्र सामने आए, वो हाकम सिंह से लेकर के और चंदन मनराल से लेकर के और संजय धारीवाल तक, वो सारे पात्र कौन हैं? वो सब भाजपा के लोग हैं। जो जेल गए, RBS रावत जो जेल गए, वो भाजपा के में थे, शामिल थे, RSS के लिए कैंपेन चलाते थे लोगों को RSS में शामिल करने के लिए। तो ये सारे पात्र जो भाजपा के हैं, जिन्होंने रोजगार की लूट की। और हाकम सिंह के पकड़े जाने के बाद भी हम तो ये सवाल पूछते रहे कि भाई हाकम सिंह का हाकिम कौन है आखिर? तो वो आज भी साफ नहीं है। तो रोजगार की लूट हुई, रोजगार के अवसरों की लूट हुई। और जब लोग अपना स्वरोजगार कर रहे हैं इस केदारनाथ के इलाके में या उत्तराखंड के किसी भी इलाके में, तो वहाँ भी लोगों के रोजगार को कैसे छिन्न भिन्न किया जा सकता है, कैसे उस पर हमला किया जा सकता है, उसकी कोशिश भाजपा की सरकार ने की। लोगों के छोटे छोटे ठेरी खोमचे भी बुलडोज़र के जरिए उजाड़े जाते रहे। तो ये लोगों के लिए सवाल है कि ये बुलडोज़र राज चलेगा, ये रोजगार की लूट का राज चलेगा, ये जो भ्रष्ट किस्म का राज है एक तरह से, जिसमें आपने रोजगार को लेकर के बातचीत की है। कल भी मुख्यमंत्री का दौरा यहाँ पर था, उनका भाषण था, इससे पहले वो कई बार बोलते आए हैं। उनका एक डेटा उन्होंने बताया है कि 16-17 हज़ार से ज़्यादा रोजगार पिछले 3 सालों में उत्तराखंड की सरकार ने दिए हैं। वो दावा करते हैं कि भाई हम नकल विरोधी कानून लाए, उसके बाद लगातार निष्पक्ष भर्तियाँ हो रही हैं, और उन कैंडिडेट्स के बयान भी जो DIPR का अकाउंट है उस पर लगातार प्रसारित किया जाते हैं, जिसके लिए वो धन्यवाद देते हैं मुख्यमंत्री का कि एक पारदर्शी परीक्षा तंत्र आपने बनाया और उससे बहुत लोगों को रोजगार मिला है। रोजगार का ये आंकड़ा एक वो दे रहे हैं। एक विधानसभा में इसी साल के शुरुआत में उन्होंने आंकड़ा बताया कि 58,000 से ज़्यादा सरकारी पद हैं जो खाली हैं और जो पिछले कई वर्षों से रिक्त हैं और जिनको भरा नहीं जा रहा है। और ये भी हकीकत है कि रोजगार की लूट हुई, ये तो वो स्वीकार करते हैं, उनकी सरकार ने स्वीकार किया ये। दूसरी बात ये कि ये जो DIPR है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग खेल है। DIPR में जिनको रोजगार मिला उनका बाइट चल रहा है, ये हो सकता है, लेकिन DIPR को मैनेज करने के लिए बहुत सारे लोगों को रोजगार मिला। मुख्यमंत्री की इमेज ब्रांडिंग के लिए DIPR का इस्तेमाल हर ज़िले में, उनकी इमेज ब्रांडिंग के लिए लोग भर्ती किए गए हैं और उसका इस्तेमाल हो रहा है। तो मुख्यमंत्री की इमेज बनाने का रोजगार मिल रहा है, ये सही बात है, इसमें कोई संशय की बात नहीं। दूसरा, आपने यहाँ की बात की, बुलडोज़र कल्चर जो तेज़ी के साथ बढ़ा। कई सारे युवा आजकल पुलिस भर्ती की भी डिमांड कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई आपने बुलडोज़र कल्चर तो यूपी से सीख लिया, लेकिन वो जो एज लिमिट बढ़ाने की मांग कर रहे हैं वो आपने सीखा नहीं। वो अपनी जगह। दूसरी बात, केदारनाथ की जो यात्रा है, इस पर आएंगे। काफ़ी तेज़ी के साथ कांग्रेस इस मुद्दे को बढ़ाने की कोशिश कर रही है कि भाई इस साल यात्रा नहीं चली है, यात्रा तितर बितर कर दी गई, रजिस्ट्रेशन सिस्टम लेकर के आए, गुजरात की कंपनी को काम दे दिया। लेकिन मुख्यमंत्री का दावा अलग है और बीजेपी का दावा अलग है। मुख्यमंत्री ने कल ही ये कहा है कि पिछले 3 सालों में अभी तक के
इतिहास में इतनी यात्रा कभी नहीं चली जितनी पिछले 3 सालों में चली है। आंकड़ों का पेट भरने के लिए, फाइलों का पेट भरने के लिए कुछ भी प्रदर्शित किया जा सकता है। वो मैंने कहा कि इमेज ब्रांडिंग के लिए उन्होंने लोग हर ज़िले में रखे हुए हैं। पहले सिर्फ स्टेट लेवल पर होते थे, अब हर ज़िले में लोग हैं। तो फाइल का पेट भरा जा सकता है, लेकिन ज़मीन पर आप जा कर के देखिए, ज़मीन पर लोगों से मिलिए तो जो व्यवसाय करने वाले लोग हैं सारे के सारे लोग हताश निराश बैठे हैं। प्रचंड भीड़ दिखाई दे रही है, लेकिन लोग बेरोजगार रहे। तो ये तो अपने आप में विरोधाभास है कि भीड़ तो आई लेकिन लोगों को रोज़गार नहीं मिला। तो हम सिर्फ भीड़ की संख्या गिनने के लिए हैं या सड़क पर उड़ती हुई धूल खाने के लिए हैं? हमारे यहाँ जो लोग ये व्यवसाय व्यापार करना चाहते हैं उनके लिए कोई अवसर अगर नहीं है तो कितनी भीड़ आई, इस आंकड़े से क्या फ़र्क पड़ता है? लोगों के हाथ खाली रहे, लोगों की जेब खाली रही, लोगों के घर खाली रहे, उनका व्यापार व्यवसाय नहीं चला, तो भीड़ की संख्या से उसकी पूर्ति नहीं हो सकती। भीड़ की संख्या फिर सिर्फ एक आई वॉश है। दूसरा, अभी आपने एक महिला सुरक्षा को लेकर के बात कही। लगातार पिछले हम 6-7 महीने का टाइम पीरियड देखेंगे तो बीजेपी पार्टी या फिर ये कह लें सरकार कह लें, काफ़ी सारे ऐसे मुद्दों से घिरी है जो कि उनके एंटी काफ़ी ज़्यादा गए। इनमें महिला सुरक्षा की आपने कहीं सल्ट का मामला देखा हमने, उसके बाद गिरफ्तारी नहीं हुई काफ़ी लंबे समय तक। आपने केदारनाथ का भी जिक्र किया, तो उसको लेकर के जरा बताइए। केदारनाथ में जो आपने कहा महिला कार्यकर्ता के साथ, देखिए सल्ट में तो हुआ कि भाजपा के मंडल अध्यक्ष थे, एक नाबालिग बच्ची के साथ उन्होंने रेप किया और उसके बाद कई दिनों तक मुकदमा ही नहीं दर्ज हुआ। बड़ी मुश्किल से उनकी गिरफ्तारी। फिर लाल कुआं में मामला हुआ, तो लाल कुआं में दुख संघ के जो अध्यक्ष थे मुकेश बोरा, उनके खिलाफ एक महिला ने सामने आकर कहा, उसकी बच्ची के साथ छेड़छाड़ का मामला भी बताया गया और कई दिन तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। तो ये तो दीगर बात है, वो कुमाऊं के आईजी के व्हाट्सएप ग्रुप में मौजूद थे उस दौरान भी जब वो फरार थे। और उनके समर्थन में हमने पहली बार देखा कि बलात्कार के आरोपी के समर्थन में जुलूस निकल जाए और वो लाल कुआं की कोतवाली में महिलाओं का जुलूस लेकर के गए कि भाई बलात्कार के आरोपी के पक्ष में। तो यहाँ से होता हुआ और ऐसे बहुत सारे प्रकरण हैं महिला हिंसा के। तो लगातार वो रुद्रपुर में नर्स के साथ का केस है, वो देहरादून में ISBT में आप सोचिए कि इस तरह का जघन्य रेप हुआ, गैंग रेप। और यहाँ केदारनाथ में, केदारनाथ धाम में ऊपर एक महिला जो टेंट का व्यवसाय करती हैं, उनके टेंट में कोई व्यक्ति रात में घुसा, उनके साथ दुराचार करने की कोशिश की, उनका गला दबाने की कोशिश की। और वो महिला भाजपा की कार्यकर्ता है। उन्होंने भाजपा के व्हाट्सएप ग्रुप में ये लिखा कि उनको चुप रहने के लिए कहा जा रहा है क्योंकि चुनाव आने वाला है। ये 13 अक्टूबर की बात है जिस दिन ये घटना हुई है। उन्होंने भाजपा के व्हाट्सएप ग्रुप में ये लिखा। सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने इस बात का जिक्र किया है कि एक महिला के साथ ऐसा हो रहा है। तो जब ये बात सामने आई, मैंने लोगों से दरियाफ्त किया कि क्या मामला है। उन महिला से भी मेरी बात हुई। उन्होंने कहा कि उनको बहुत परेशान किया जा रहा है, पुलिस उनकी रिपोर्ट नहीं लिख रही है, वो असुरक्षित महसूस कर रही हैं। तो मैंने प्रदेश के DGP को भी और रुद्रप्रयाग ज़िले के SP को भी व्हाट्सएप में चिट्ठी लिखा कि आप ऐसा कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं अगर कोई महिला शिकायत कर रही है। उसके बाद शिकायत दर्ज हुई है। उसके बाद फिर कहा गया कि जब वो बयान दर्ज कराने आ जाएंगी तो तब फिर उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। अब उनका बयान भी दर्ज हो चुका है, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही। तो भाजपा के राज में अगर उनकी अपनी महिला कार्यकर्ता सुरक्षित नहीं है तो आप समझिए कि फिर कौन महिला सुरक्षित है। तो ये जो बेटी बचाओ था, ये तो नारा नहीं, लोग ठीक कहते हैं सोशल मीडिया के में, नारा नहीं था, चेतावनी थी कि बेटी बचाओ, बचा सकते हो तो बचाओ। चारों तरफ दरिंदे घूम रहे हैं और उनको सत्ता का संरक्षण भी है। अच्छा, आखिरी सवाल ये रहेगा कि किस तरीके से देख रहे हैं आप, 20 तारीख को वोटिंग होनी है, आपका क्या आकलन है अभी? क्योंकि माना जा रहा है कि मुकाबला, ये जो चुनाव है खास तौर पर, ये दोनों पार्टियों के लिए साख का सवाल भी बन चुका है और बहुत कुछ बन चुका है। तो इसमें अभी क्या आकलन कर पा रहे हैं आप, किस तरीके से अभी स्थिति आप देख रहे हैं? देखिए, भाजपा के लिए तो निश्चित ही मुख्यमंत्री के लिए ज़्यादा साख का सवाल है। उनका सब कुछ दांव पर लगा हुआ है। उनकी कुर्सी लगातार उन्हीं के लोग हिलाते रहते हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो कुर्सी और ज़्यादा न हिले, उसके पाए टिके रहें। तो इसके लिए उनकी कोशिश होगी कि ऐसा हो, और इसके लिए वो जिस तरह के साम दाम दंड भेद जिसको कहा जाता है वैसी नीतियाँ अख्तियार कर रहे हैं, जो कि बहुत बड़ी विडंबना है कि चुनाव को लोग मुद्दों के आधार पर, अपनी उपलब्धि के आधार पर नहीं लड़ पाते, तो फिर वो दूसरे तमाम तरह के तौर तरीके अख्तियार करते हैं चुनाव लड़ने के लिए। और हमारे लिए इंडिया गठबंधन का घटक होने के नाते हम तो समझते हैं कि उत्तराखंड की जनता के सवालों का असल में मसला है कि उत्तराखंड की जनता की बात सुनी जाएगी नहीं सुनी जाएगी। हम समझते हैं कि केदारनाथ विधानसभा से इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार जीत करके जाएंगे तो विधानसभा में लोगों की बात थोड़ा सुनाई देगी। मनोज रावत अतीत में विधायक रहे हैं तो जनता की बात वहाँ विधानसभा में सुनाई देती है, वो थोड़ा बोलते हैं।
तो ये यहाँ तो यही अपेक्षा है, यहाँ किसी उसका सवाल नहीं है कि अस्तित्व का सवाल हो, एग्जिस्टेंस का सवाल हो, लेकिन लोगों के मसलों की, जनता की बात होगी कि नहीं होगी, यही इसके बीच में तय करना है। और हम समझते हैं कि लोगों के साथ जिस तरह का छल पूरे इस दौर में हुआ है, उस के बीच में लोग इस बात का मुंह तोड़ जवाब देंगे। सरकार ने जो ठगी उनके साथ की है, तो सत्ता का कोई दबाव उन पर काम नहीं करेगा, सत्ता को लोग मुंह तोड़ जवाब देंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे इंद्रेश मैकुरी सीपीआईएम से, जिनका कहना है कि इंडिया गठबंधन जैसा पिछला चुनाव लोकसभा का लड़ा, उसी तरीके से केदारनाथ विधानसभा का उपचुनाव लड़ा जाएगा और मनोज रावत के समर्थन में जनता से वोट देने की अपील की जाएगी। बाकी आपका क्या